ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम का महाकवरेज। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खबर ये थी कि प्रीति गोलू अग्निहोत्री, जो बड़ी नेता माने जाते हैं गोलू अग्निहोत्री, उनकी पत्नी वार्ड नंबर 1 से चुनाव हार गई हैं। ताज़ा तरीन खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी इंदौर में लगभग 1,20,000 वोटों से आगे चल रही है महापौर के पद पर। और भारतीय जनता पार्टी के 64 पार्षद प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 18 वार्डों में आगे चल रही है। और भोपाल में भारतीय जनता पार्टी 55 वार्डों में आगे चल रही है। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मालती राय लगभग 35,000 वोटों से आगे चल रही हैं। जबलपुर नगर निगम का चुनाव कांग्रेस ने जीत लिया है। सिंगरौली का चुनाव आप पार्टी ने जीत लिया है। खंडवा, बुरहानपुर, सतना में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। ग्वालियर में कांग्रेस की उम्मीदवार आगे चल रही हैं। और अब ताज़ा हाल के साथ मैं अपने नए मेहमानों का परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा, हेलो हिंदुस्तान के संपादक हैं, कई अखबारों में रहे हैं, कई पत्रिकाओं में काम किया है और मध्य प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति को बहुत नज़दीक से जानते हैं। जेपी मूलचंदानी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अर्चना जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं, महिला कांग्रेस की 2 बार अध्यक्ष रही हैं प्रदेश में। महापौर का पिछली बार चुनाव आप ही ने लड़ा था कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 215 में 2015 में। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या उदयपुर की घटना, अमरावती की घटना कहीं ना कहीं साइलेंट काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, या एक ये भी एक फैक्टर था पूरे मध्य प्रदेश में? क्योंकि जब उदयपुर की घटना नहीं तो हुई थी उसके पहले ऐसा लग रहा था कि बड़ा नेक टू नेक फाइट है इंदौर में, भोपाल में, दूसरी सब जगह में। लेकिन उदयपुर घटना के बाद कुछ फर्क पड़ा। एक पत्रकारिता से भरपूर आपका विश्लेषण चाहूँगा। निश्चित रूप से उसका फ़र्क पड़ना था, क्योंकि उससे वोट जो भाजपा के उम्मीदवारों की तरफ खिसका है, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, 1-2 जगहों को छोड़ दीजिए, तो हम देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस ने हथियार डाले हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने पर कहीं ध्यान नहीं दे रही है। उदयपुर और महाराष्ट्र की घटनाओं से वो वोट जो कि 5 से 10% जिसको हम फ्लोटिंग वोट कहते हैं, वो फ्लोटिंग वोट एक तरफा रूप से भाजपा उम्मीदवारों की तरफ गया है। वहीं आप कंट्ररी देखेंगे तो मुस्लिम इलाकों में एक तरफा वोट कांग्रेस की तरफ गया है। जैसा अब तक कि 5 से 7% वोट भाजपा को मिलता रहा था। और यहाँ जो 18 सीट पे कांग्रेस आगे है उसमें ज़्यादातर मुस्लिम सीटें हैं। जी हाँ, आप देखेंगे कि सारी तो नहीं कहेंगे, मतलब जितने भी मुस्लिम एरिया है उसमें से एक आध भी ऐसा नहीं है जहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार जीत कर आ रहा है, इंदौर की जहाँ तक बात करें। लेकिन ये मैं इसको मुस्लिम हिंदू के बजाय संगठन के रूप में ज़्यादा महत्वपूर्ण बात देखता हूँ कि कांग्रेस यदि संगठन को मजबूत नहीं कर पाई है और इतने सारे चुनावों के बावजूद नहीं कर पाई, जबकि हाल ही में उसने पिछला विधानसभा चुनाव एक तरह से जीता था और अब की तैयारियां भी बहुत मजबूत थी। इंदौर के लिए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि संजय शुक्ला इतने बड़े अंतर से हारने जा रहे हैं। इसका मतलब संजय शुक्ला के साथ दिखाई तो पूरी कांग्रेस दे रही थी, लेकिन कांग्रेसियों ने, खासकर कांग्रेस के नेताओं ने, अपने जन समर्थकों ने उनके साथ उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था। अन्यथा उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बहुत मेहनत के साथ चुनाव लड़ा और अपना सारे संसाधन, उन्होंने जो उनके पास संसाधन हैं वो सारे झोंके हैं। उस सब के बावजूद कांग्रेस जब इस बड़े अंतर से हारती है तो ये कांग्रेस संगठन और कांग्रेस के नेताओं को विचार करने की अवसर देता है ये चुनाव कि भाई आखिर वो और कितना नीचे जाना चाहते हैं। जेपी मूलचंदानी जी, उदयपुर की मैं बात कर रहा था प्रवीण जी से, आपसे भी वही सवाल करना चाहूँगा कि जब उदयपुर की घटना हुई तो आपके सारे नेता उदयपुर इशू पे हमलावर हुए। चुनाव नगर निगम का था, मुद्दे नगर निगम के होने चाहिए थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने एक विशेष पत्रकार वार्ता बुलाकर उदयपुर की घटना पर अपना बयान दिया और कहा कि ये घटनाएं जो हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल ये पॉलिटिक्स थी कि इनडायरेक्टली उदयपुर की घटना को आगे रखा जाए, उसको बार बार उकेरा जाए, और नेशनल मीडिया भी उसमें आपकी मदद कर रहा था क्योंकि टीवी पे 3 दिन तक उदयपुर की घटनाएं छाई रही, कन्हैयालाल के वीडियोस छाए रहे, सोशल मीडिया पे कन्हैयालाल का वीडियो चलता रहा। ये सब चीज़ें एक सोची समझी रणनीति के तहत हुई और इसका लाभ आपको अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी जो कोई भी चुनाव लड़ती है वो विकास के मुद्दे पर लड़ती है और ये कोई पहला चुनाव नहीं है। हम कैलाश विजयवर्गीय जी से लेके डॉक्टर उमाशेषी शर्मा, माननीय कृष्ण मुरारी मोघे जी से लेके मालिनी गौड़ जी तक देखें तो हमारे पास कैसा राज्य था और कैसा राज्य आज है,
एक बीमारू राज्य था और एक विकासशील विकसित राज्य और शहर हमको मिला है। इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते कि आज स्वच्छता में नंबर 1 आने पर का जो 5 बार हमको अवार्ड मिला है, उसमें हम सब जो इंदौर के वासी हैं उसमें अपनी कालर ऊंची करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो विकास के मुद्दे पर लड़ती है। चूँकि कैलाश विजयवर्गीय जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, तो कोई घटना जब इतनी बड़ी घट जाती है जिसकी पूरे देश में चर्चा होती है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को अपना पक्ष भी रखना पड़ता है। और जो घटना हुई थी निश्चित रूप से वो निंदनीय घटना थी, गंभीर घटना थी, और उस पर हमें अपना एक स्टैंड लेना था। उसका स्टैंड हमने लिया है और सदैव से भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों की पक्षधर रही है, हिंदू धर्म की पक्षधर रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की भांति जब चुनाव आते हैं तो उनको धर्म याद आता है और चुनाव गायब होते ही धर्म गायब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो जीत हमको इंदौर में मिल रही है और मध्य प्रदेश में मिल रही है, ये विकास की जीत है, ये एक हमारे विश्वास की जीत है जो जनता ने हमारे ऊपर करा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करा है। अर्चना जी, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई दूंगा कि भले आप अपने ससुराल में पार्टी को नहीं जिता पाती हो, लेकिन मायके में आपकी पार्टी जीत गई है। जबलपुर में कांग्रेस के महापौर बन गया है और कांग्रेस का वहाँ परिषद में भी लगभग बहुमत आ गया है। क्या सच में उदयपुर की घटना होने के पहले तक 50-50 का मुकाबला था, बराबरी का मुकाबला था? उदयपुर की घटना ने संभावना, कांग्रेस की संभावना को नुकसान पहुंचाया, खासकर अशोक गहलोत के जिस तरह से बयान आ रहे थे, जिस तरह से अशोक गहलोत प्रतिक्रिया कर रहे थे इस पूरी घटना पर कि उनकी पुलिस ने तो अच्छा काम किया है और इस घटना में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो क्या इन सब ने उस डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाया उदयपुर घटना के बाद? क्या लगता है? देखिए, इस बार मैं बहुत साल से संगठन में काम कर रही हूँ। मुझे इस बार देख के लग रहा था कि हमारा कांग्रेस का संगठन है वो कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है और कार्यकर्ता में उत्साह था। परंतु जिस तरह का जो अभी निर्णय सामने आ रहा है उसकी हम लोग किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो जो घटना की आप अभी उल्लेख कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कई घटनाएं एकदम चुनाव के पहले हो जाती हैं जिनका प्रभाव ऐसा दिखता नहीं है, परंतु यदि चुनाव होता है तो आदमी के जनमानस में कहीं ना कहीं कुछ फर्क वो घटनाएं डालती हैं, जिसका जो परिणाम जब आ रहा है तो हमको समझ में आता है कि कुछ ना कुछ कहीं है। परंतु उसके बावजूद भी जिस तरह का, जैसे इंदौर में संजय शुक्ला जी ने जिस तरह से काम कर रहे थे और हम लोग को भी लग रहा था कि भाई इस बार एकदम कांटे का मुकाबला है, परंतु कहीं ना कहीं यदि जो रिजल्ट है वो तो हम लोग शिरोधार्य कर रहे हैं। हम उसको देखेंगे कि उसमें हम लोग चिंतन मंथन भी करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिस कारण जो भी रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसकी कतई हमको और किसी को भी उम्मीद नहीं थी। परंतु उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगी कमलनाथ जी ने जिस तरह से 3 स्तर पर सबको मॉनिटरिंग के लिए दिया, सभी को भेजा, बहुत दिन पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया कि जैसा बोलते थे लोग कि अरे आखिरी समय में कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करती है, वो भी करके देख लिया, सब करके देख लिया। परंतु अब ये जनता है, जनता की राय को मानना पड़ेगा, परंतु ये भी मानना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार भी है और कई सुविधाएं ऐसी हैं, महंगाई है, वो भी सर चढ़ के बोल रही थी, करों की मार लोगों पे है, जीएसटी आप देख लीजिए, उसके बावजूद भी कोई बीजेपी को जिता रहे हैं। ये बड़े मुद्दे आपके जनता गले नहीं उतर रहे हैं ना, भ्रष्टाचार, महंगाई। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ऐसा क्या है उससे, इसलिए कांग्रेस को, हम लोगों को खुद को हमको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि किस तरीके से है। परंतु हमारे लिए ये कि हमने खाता खोला, अभी तक एक भी मेयर हमारे हाथ में नहीं था पूरे मध्य प्रदेश में, खाता खोला, ये हमारी 2 मेयर हो गए, 2 मेयर हो सकता है, शाम तक 3 भी हो जाए। जाए। तो अभी 11 नगर पालिका के चुनाव में हम 3 पर हम लोग कांग्रेस ने कम से कम हमारे खोया नहीं है, हमने ये पाया है, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा आएगा। परंतु हम लोग ने खाता खोलना ही हमारी शुरुआत है। और ऐसे समय में जब भाजपा का शासन है और बहुत दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, तो यदि हम लोग 3 मेयर ला सकते हैं, इसका मतलब हम अपने आप को सकारात्मक मान रहे हैं। प्रवीण जी, ये जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और 3 खाता खुल गया, पहले तो 16 के 16 ही हार गए थे कांग्रेस 2015 में, लेकिन अब 3 में जीते हैं 11 में से। अभी 20 तारीख को और नगर निगमों को चुनाव 5 नगर निगम की गणना होगी, तो उसमें भी क्या नतीजे आ सकते हैं। तो क्या इस पूरे चुनाव का शिवराज सरकार पर क्या असर पड़ेगा, शिवराज जी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी इस सफलता को शिवराज की सफलता मानेगी, या जो 3-4 सीटें चली गई हैं, ये चिंतन बीजेपी को है कि कहीं ना कहीं खतरा दिखाई दे रहा है, खतरा बहुत दूर नहीं है? एक मैं आपके सवाल का बाद में जवाब दूंगा। अर्चना जी ने भी एक बात की कि प्रशासन के दबाव में या शासन के दबाव में काम करके हम कोई इस स्थिति का सामना करना पड़ा। मैं आपको इंदौर के 2 वार्डों का उदाहरण देता हूं, जो 2 नंबर के वार्ड है। 2 नंबर एक बहुत मजबूत क्षेत्र है भाजपा का, वहाँ से चिंटू चौक से और राजू भदौरिया का जीत कर आना
प्रशासन और शासन के दबाव के बावजूद, सारे धनबल और बाहुबल के प्रभाव के बावजूद वो दोनों लोग यहाँ से जीत कर आए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रशासन निष्पक्ष रूप से काम कर रहा था। एक बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। दूसरी बात, जो आपने शिवराज सिंह सरकार को लेकर उनके ओवरऑल इस चुनाव के इम्पैक्ट को लेकर बात पूछी, तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान का प्रदर्शन मैं बहुत ही संतोषजनक मानूंगा इस पूरे मामले में। ये एक दो जो मेयर जहाँ से चुनकर आए हैं, अब संभावना तो ये भी थी कि उज्जैन से पूरी तरह संभावना थी महेश परमार जीत जाते, लेकिन अब महेश परमार भी जिस तरह से ट्रेल कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शिवराज जी ने चुनाव को संभाला है, बहुत गंभीरता से लड़ा है। लेकिन इसके पीछे मैं भाजपा संगठन को बहुत मजबूती से इसका श्रेय दूंगा कि विष्णुदत्त जी के नेतृत्व में जो कार्यकर्ताओं को जिस तरह से उन्होंने कसा है, और आखिर में जिस तरह से आरएसएस भी इन्वॉल्व हुआ है पूरे चुनाव में, तो ये एक पूरा मिला जुला प्रयास था। निश्चित रूप से जो नेता है ऊपर, शिवराज सिंह जी हैं, विष्णुदत्त जी हैं, तो उनको श्रेय जाएगा। लेकिन अंततः हमको भाजपा का जो ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता है, जो तृणमूल कार्यकर्ता है भाजपा का, उसको भी श्रेय देना चाहिए। जेपी, क्या 16 थी, अब तो 3 चली गई, चिंतन है भारतीय जनता पार्टी के लिए? चिंता का विषय है? 2023 के चुनाव होना है, छिंदवाड़ा हाथ से निकल गया, जबलपुर हाथ से निकल गया, ग्वालियर जाने वाला है, 20 तारीख को 5 के होंगे, उसमें से भी 1-2 चले गए, तो ये तो प्रदर्शन फीका हो जाएगा 2015 की तुलना में। नहीं, देखिए, मेरी बड़ी बहन ने कहा कि हमने खाता खोला। मुझे तो आश्चर्य ये लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में दीदी ने तो बहुत लंबा काम करा है और प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं। खाता खोला तो कोई कांग्रेस नई पार्टी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने जिस प्रकार बोला, निश्चित रूप से अगर हम शाम तक होते होते, मुझे ये उम्मीद है कि परिणाम जो 3 जगह दिख रहे हैं वो भी बदलेंगे। दो तो जीत ही गए ना, छिंदवाड़ा और जबलपुर तो जीत ही गए, वो तो क्लियर हो गया। अब ग्वालियर के ही आप परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम लोगों को क्यों पीछे हमको होना पड़ा, उसके लिए निश्चित रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। परंतु जो आप देख रहे हैं, इंदौर सहित भोपाल, उज्जैन, जितनी भी जगह हमको जितनी लीड से हम विजयी हो रहे हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसका कार्यकर्ता, उसका बूथ अध्यक्ष है। जो 2250 बूथ अध्यक्ष इंदौर में लगे थे 5 से 10 हज़ार पेड वर्कर के सामने, ये बूथ अध्यक्षों की जीत है, ये संगठन की बूथ अध्यक्ष ये क्यों नहीं पता कर पाया कि इतने नाम कट गए हैं, इसके नाम 2 के नाम है घर में, 5 के नाम गायब है? बूथ अध्यक्ष ही को पता नहीं कर पाया कि ये 2 उधर वोट डालेंगे, 2 उधर वोट डालेंगे? बूथ अध्यक्ष तब कहाँ था? नहीं, तो बूथ अध्यक्ष सूची चेक करना बूथ अध्यक्ष का काम है। नहीं, बिल्कुल सूची उन्होंने चेक करी थी, पर उसके लिए हमने एक आपत्ति भी लगाई थी, आपको ध्यान हो। हमने आपत्ति लगाई थी कि जो पिछले लोकसभा और विधानसभा में सूची हुई है उससे चुनाव हो। परंतु ये जो सूची जो 15 महीने की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार थी, उसमें जो सूची बनी थी उसके अनुसार चुनाव आयोग ने करा। उसके लिए हमने निर्वाचन आपकी सरकार नहीं, निर्वाचन आयोग ने उसी सूची में करा है, उस पर हमने आपत्ति भी लगाई है। क्यों नहीं सुधार? नहीं, हमने उस पर आपत्ति लगाई थी, परंतु चुनाव नहीं, ये चुनाव आयोग का निर्णय था। इसके लिए वो उसमें कांग्रेस आप कह सकते थे कि सूची अपडेट होना चाहिए। बिल्कुल। जयेश गुरनानी कांग्रेस के, वो तो कोर्ट में गए, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। निश्चित रूप से हमने उस पर आपत्ति भी लगाई थी, और उसमें तो हमारा नुकसान हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं 50-75 हज़ार 1 लाख वोटों से, और जो लीड ज्यादा होना और ज्यादा होना थी। मैं कह रहा हूँ कि आप ही के समर्थकों के नाम गायब थे। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि आपका बूथ कार्यकर्ता वहां क्यों नहीं था? इसलिए नहीं, उसने जो सूची हमको पहले दी गई थी वो भिन्न सूची थी, वो उसने बराबर चेक करी थी, और जहां आपत्ति लगाने थी लगाई थी। और चुनाव निर्वाचन आयोग में भी हमने आपत्ति लगाई थी, पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और जो चुनाव तारीख के बीच का समय था वो इतना कम था कि उन्होंने उस आपत्ति को रखा जरूर, पर उस पर चिंतन नहीं हुआ। मेरा दूसरा कहना है कि उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट में इतना 62% का चुनाव होना, ये हमारे बूथ के कार्यकर्ता की मजबूती थी। और जो लीड हम ले रहे हैं, आज आप देख रहे हैं 1.25 लाख से, ये लीड अभी शाम होते होते काफी और जो जाएगी, जो बहुत ज्यादा जाएगी, वो कांग्रेस ने सोची भी नहीं होगी इतनी लीड जाएगी। कितनी सोची, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो कांग्रेस ने नहीं सोची थी। नहीं, आपने कितनी सोची है भाई? कांग्रेस ने नहीं हमारे सोची, कांग्रेस थे वो चुनाव जीत रहे हैं। हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने आपको ये कहा कि लाखों मतों से जीतेंगे, हमारे जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। जबकि इसके पहले मीडिया में या कांग्रेस के लोग दूसरी चर्चा कर रहे थे। अभी शाम तक होते होते सारे फिगर आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये हमारे संगठन का चुनाव था, हमारे संगठन के बूथ स्तर तक के, पन्ना स्तर तक के व्यक्ति का चुनाव था, और हमारे संगठन के एक एक कार्यकर्ता ने बहुत बारीकी से उस पर काम करा। अर्चना जी, ये बात तो मानना पड़ेगी आपको कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा गंभीरता से चुनाव लड़ रही थी। शिवराज जी ने 3 दौरे किए,
वीडी शर्मा आए, मोटरसाइकिल की रैली निकाली, कैलाश विजयवर्गीय हर वार्ड में गए, रोड शो किया, बरसते पानी के अंदर रात के 3 बजे तक उनके रोड शो चलते थे। कमलनाथ जी एक औपचारिकता करने के लिए आए, उसका फॉर्म बाहर से ही भरवा के चले गए, उसके बाद कमलनाथ जी पूरे चुनाव में नहीं आए। अरुण यादव पता नहीं कहाँ थे, अरुण यादव कई यादव वार्डों में प्रभाव रखते थे, नहीं आए। आपने तो सुभाष यादव के साथ भी काम किया, दिग्विजय सिंह जी के साथ भी काम किया। दिग्विजय सिंह जी इंदौर में आते ही रहते हैं, वो नहीं थे। सुरेश पचौरी जी नहीं थे। तो क्या कांग्रेस ने ये मान लिया था कि इंदौर गौन सीट है, इसलिए मेहनत नहीं करना चाहिए, संजय को अकेला छोड़ दिया? और आप भी बड़े नेता, आप जैसे बड़े नेता जो थे, सज्जन वर्मा हैं, आप लोग भी कहीं दिखाई नहीं दिए उसके साथ। जीतू पटवारी अपने ही वार्ड में, अपने ही विधानसभा में उलझ के रह गए, सत्यनारायण पटेल वही 2-3 वार्ड। तो क्या अभिमन्यु बना दिया संजय को? नहीं, संजय शुक्ला जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे थे सारे इस बार अपनी दम पर। हाँ नहीं, आप इस लोगों का बार क्या योगदान था इस उसमें? बार पार्टी का क्या योगदान इस बार संगठन लगा हुआ था। पहली बार मुझे लगा, क्योंकि मैं तो संगठन में काम करती हूँ, तो पार्षद थे, यदि आप शैलेश गर्ग सोचें या ऐसे बहुत सारे पार्षद मैं आपको गिनाऊं, तो सारे पार्षद बहुत दमदार थे जो काम पूरा कर रहे थे। परंतु आश्चर्य, यदि गोलू अग्निहोत्री, हमें प्रीति जी हार जाए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जनता के मन में क्या विचार चल रहा था, ये हम लोग को अब समझना पड़ेगा। संजय शुक्ला बहुत दमदार कैंडिडेट थे, उससे दमदार कैंडिडेट कोई भी नहीं था, और आप सब भी समझ रहे थे कि भाई वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है, और सारे लोग उसके साथ लगे हुए थे। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में यदि सज्जन सिंह वर्मा को उज्जैन सौंपा है तो उनको उज्जैन देखना था, विजय लक्ष्मी को इंदौर सौंपा था तो उन्हें इंदौर देखना था, और सबने आखिरी दिन तक वो लगे रहे। और चुनाव आखिरी 3-4 दिन में ऐसा हो गया कि सबको लगने लगा कि संजय शुक्ला को अकेले छोड़ दिया गया है। ऐसा सब लोग, है ना, मैं पेपर पढ़ती थी तो मुझे ऐसा पढ़ने में आता था, परंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने स्तर पे लगे हुए थे। हाँ, ये मान सकते हो कि कोई कमलनाथ जी एक बार आए, परंतु उनकी मॉनिटरिंग और उनकी जो वॉच करने का तरीका था वो पूरे टाइम लगा। क्या कमलनाथ जी 1-2 दौरे अगर और करते हैं, जिस तरह से शिवराज जी ने किया 3 दौरा, या दिग्विजय सिंह जी आते, तो संजय की कुछ संभावनाएं बन सकती थी? नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता, पर मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई विशेष फ़र्क होता। बात यही है कि मैं हर बार ये इस बात पे जोर देता रहा हूँ कि कांग्रेस को एक तो जो पब्लिक कनेक्ट है कांग्रेस का, वो कहीं खोसा गया है। कांग्रेस को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि वो क्या बात है जो उनको जनता से दूर लेते जा रही है। इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि देश में एक सबल विपक्ष होना चाहिए, और संजय शुक्ला के बहाने, जैसा कि अर्चना जी ने कहा कि उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, मैं एक पॉजिटिव नोट पर और एक थोड़े हल्के फुल्के नोट पर एक बात कहना चाहता हूं कि इस बहाने इंदौर की इकोनॉमी में 25-30 करोड़ रुपया भी आया। संजय शुक्ला के पास जो पैसा वैसे ही पड़ा रहता या किसी और काम में लगता, वो कांग्रेस के संगठन के लोगों को भी काम में आया है और इकोनॉमी में भी आया है। तो मैं उसको इंदौर की इकोनॉमी में एक बढ़ोतरी भी मानता हूँ। अर्थव्यवस्था को तो सुधार ही दिया, कम से कम तो संजय ने कुछ आंशिक रूप से सुधार दिया है। और यदि संजय शुक्ला इस बात पर कायम रहते हैं कि जैसा कि उन्होंने पूरा दोस्ताना चुनाव लड़ा, पुष्पमित्र और संजय शुक्ला ने, तो अब यदि उन्होंने कहा कि मैं जीतता तो 5 ओवरब्रिज बना दूंगा, इस तरह के उन्होंने वचन दिए थे। हाँ, अपने पैसे से। तो यदि वो 2 भी अपने पैसे से यदि बना देते हैं तो संजय शुक्ला अगले मेयर का चुनाव आज से जीत सकते हैं। यदि संजय शुक्ला जिस तरह की जिजीविषा से वो चुनाव लड़े हैं इस बार, वो, और अभी उनके पास उम्र भी है, और ऐसा कोई बात नहीं, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। संजय शुक्ला ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति के बावजूद आप देखिए कि 15-16 पार्षद जीत कर आ रहे हैं कांग्रेस के, उसके बावजूद भी संजय शुक्ला ने 60% वोट जो हुआ है, टर्नआउट हुआ है, पोल टर्नआउट हुआ है, उसके बावजूद इतना वोट लेकर जाना आसान बात नहीं थी तब, जबकि कि भाजपा और संगठन, आरएसएस का संगठन पूरी तरह से चुनाव में लगा हुआ था। सवाल, और कांग्रेस का जो नेतृत्व है, लोकल नेतृत्व, वो पूरी तरह से एक तरह से गायब था या निष्प्रभावी था। प्रवीण जी की बात से एक सवाल उठा है कि अगर संजय शुक्ला 2 ब्रिज 3 ब्रिज अपने पैसे से बनवाना चाहें तो क्या भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम और आईडीए और सरकार इसकी अनुमति देगी? ये एक सवाल है। नहीं, प्रवीण जी ने बहुत अच्छी बात कही और आपने उनको बहुत अच्छा आगे बढ़ाया। ये चुनाव वाकई जो था वो अर्थ बल का और कर्म बल का चुनाव था। एक तरफ कांग्रेस के पास आर्थिक बल था और हमारे पास अपने कर्मों का बल था। ये चुनाव वैसे ही था। मैं पूछता हूँ कि वो महापौर के पहले तो विधायक तो हैं ही, और आजकल तो पीपीएल मॉडल में काम होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये रखा है कि पीपीएल मॉडल में कई विकास कार्य इंदौर में हुए हैं। तो अगर कोई विधायक, भले वो कांग्रेस का विधायक है, अगर वो पीपीएल मॉडल में कोई प्रस्तुत करता है
तो उसमें किसी को भी क्या आपत्ति है। पूर्व में भी इंदौर में कई चीज़ें ऐसी, जिम खाने का निर्माण हुआ है, अपने पितंदर सभागृहों का निर्माण हुआ है, बगीचों का निर्माण हुआ है, उसमें रहवासी संघ के लोग उसको संभालते हैं सभी लोग। तो ये सब पीपीएल मॉडल के तहत तो होता है सरकार की, और उसमें आमजन की भूमिका रहती है। तो संजय शुक्ला चूंकि विधायक भी हैं, आमजन भी है, तो मुझे नहीं लगता, परंतु उनकी घोषणा केवल थोथी थी, केवल थोथी घोषणा थी। इसके पहले उनको किसी ने मना किया था कि आप ब्रिज मत बनाइए, आप जो है कोरोना में जो लोग घायल पड़े या बीमार पड़े या जो परलोक सुधार गए उसको सहायता नहीं कीजिए। परंतु ये जो उन्होंने जनता को लालच दिया, अपने आर्थिक बल का उपयोग किया, जनता ने उसको नकार दिया है। ये परिणाम उस चीज़ के साक्षी है। ये परिणाम इस चीज़ के साक्षी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, जो नेता है इंदौर से लेकर भोपाल तक का, वो जनता के सुख दुख का साथी है, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। इसलिए वो हमेशा जनता से कनेक्टिविटी में रहता है, हमेशा कनेक्ट रहता है। उसका लाभ उसको चुनाव में भी मिलता है। कांग्रेस के तहत जैसा नहीं होता कि चुनाव आया तो कनेक्शन बनाने का प्रयास करता है और चुनाव के बाद ये कनेक्शन पूर्ण रूप से टूट जाता है। जनता बहुत समझदार है, जनता इस चीज़ को समझती है, इसलिए ये दिन कांग्रेस को आज देखने पड़ रहे हैं। अच्छा जी, आपने भी चुनाव लड़ा, मेयर का चुनाव 2015 में आपने लड़ा। क्या आपको लगता है कि भाजपा का जो संगठन, भाजपा का जो दुर्लभ कार्यकर्ता और एक मॉनिटरिंग ऊपर से भोपाल से लेकर संघ का एक बैक सपोर्ट और संघ की इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, और फिर आखिरी 3 दिनों में संघ के स्वयंसेवक जो वोटिंग के लिए तैयार होते हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार को बेचारे को अपनी टीम के भरोसे लड़ना पड़ता है, जिसको जेपी मूलचंदानी पेट कार्यकर्ता बोलते हैं, और अपने ही वाणेश्वरी वाले या आपके मित्र यार। तो आपका अनुभव क्या रहा जब आपने चुनाव लड़ा? तो क्या अपनी टीम से लड़ना पड़ता है? संगठन की कमी आपको खलती है उम्मीदवार को? देखिए, पहले आज से 5-7 साल पहले ऐसा था कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो स्वयं उसको लड़ना पड़ता था जब आप लड़ी थी तब। हाँ, परंतु मैंने अभी इस बार देखा है, पहली बार ऐसा मुझे देखा है कि कांग्रेस का पूरा संगठन लगा हुआ था। ये इसका उदाहरण हमें प्रवीण जी कह रहे हैं कि लोग नहीं दिखाए। आप इंदौर देखते हैं ना, मैं मध्य प्रदेश को सोच के देखते हैं। आप बड़ी नेता हैं, बड़े तो छोटा पत्रकार हूं, इंदौर ही देखूंगा। यदि जबलपुर हम जीते हैं तो यदि इनके 2000 बूथ के कार्यकर्ता जो भाजपा के जबलपुर में नहीं थे क्या? ग्वालियर में नहीं थे 2000? हमको पता है 2000 में 2200 बूथ हैं यदि इंदौर में, तो जबलपुर भी उतना ही पॉपुलेशन है, वहाँ भी 2200 बूथ है, तो वो कार्यकर्ता तो इनके वहाँ भी थे ना, पर तो ये वहाँ हारे। इसका मतलब है संगठन कहीं ना कहीं कांग्रेस का काम कर रहा है, कहीं कम कर रहा है, कहीं ज़्यादा कर रहा है। परंतु धीरे धीरे यदि हम लोग यदि नीचे थे तो हम लोग अब अपना लेवल पे थोड़ा सा हम लोग ऊंचे आते जा रहे हैं। संगठन यदि होगा तो हम चुनाव जीतेंगे। 2023 में संगठन को मजबूत बनाने के लिए कोई योजना है? हाँ, बिल्कुल योजना है, निश्चिंत कर। इसीलिए जब मैं अभी भी उपाध्यक्ष हूँ, तो हमने ये करा था कि ब्लॉक को हमने मंडल में तोड़ा, मंडल को सेक्टर में करा। 80 का एक ब्लॉक होता था, 80 बूथ का। तो हम लोग ने सोचा कि एक बूथ का कार्यकर्ता जो ब्लॉक अध्यक्ष है वो पूरे ब्लॉक में बूथों में काम नहीं कर सकता है। तो पहली बार ये रणनीति बनी कि सेक्टर का भी होना चाहिए, तो 5 या 7 बूथ का एक सेक्टर बना। तो अब हमारे पदाधिकारी बढ़ते जा रहे हैं, वो रणनीति हम लाएं, और हम ये जानते हैं जब संगठन जहाँ जहाँ मजबूत होगा वहाँ कांग्रेस जीतेगी, जहाँ जहाँ संगठन मजबूत नहीं होगा वहाँ हम हारेंगे। ये मैं स्वयं बोल रही हूँ कि मैं संगठन की महिला हूँ। मैं ऐसा नहीं कि हमारा संगठन बहुत अच्छा, तो ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं जो कमी पेशी हैं वो दूर की जाएंगी, और सबको पता रहेगा कि 2023 में हमको येन केन प्रकारेण कैसे भी कांग्रेस की सरकार लानी है, क्योंकि हमारे ही विधायकों को छीन के जो भाजपा ने सरकार बनाई थी वो अभी आज भी जानते हैं। अगली बार वो लोग कितने विधायकों को टिकट दे पाएंगे ये आप देख लेना। जो हमारे से विधायक गए हैं जिनको उन्होंने टिकट, जैसे इमरती देवी हार गई, ऐसे बहुत सारे हारे भी थे। हम सिंधिया के साथ गए हुए 22 में से कितनों को टिकट मिलेगा? आप इनकी सरकार क्या है? अरे वो तो उनकी चिंता का विषय, आप क्यों अपना वजन कम कर रही हैं? मेरा कहना है वही चीज है, वो अब हमारे लिए बहुत प्लस चीज है कि हमारे पास अब छन्नी लग चुकी है, हमारे पास अच्छे कार्यकर्ता हो चुके हैं, इसलिए नहीं तो हम एक मेयर भी नहीं जीत पाते। अभी मैं आपकी जानकारी बता दूं कि अभी भी कांग्रेस के बहुत सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार बैठे हुए हैं। देखिए क्या है, उनके पास लोगों को, वरिष्ठ पत्रकार, देखिए उनको लेना है, उनको हमेशा छीनने की आदत है किसी भी राज्य में। आप देख लीजिए अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, उनको छीनने की आदत है, हम लोग को आदमियों को बनाने की आदत है, बनते रहते हैं। गोवा में जाने को तैयार थे, और अभी छत्तीसगढ़ में भी टीएनसी कमलनाथ जी ने कहा कि मैं पैसे दे के नहीं ले सकता था क्या, पर तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करता हूँ। चले, हाँ, वो 23 की बात है। प्रवीण जी, आप तो उज्जैन में बहुत लंबी पत्रकारिता की है आपने, उज्जैन की मेन स्ट्रीम पत्रकारिता की है आपने। उज्जैन में महेश परमार चुनाव जीत रहे थे, लेकिन अचानक बाजी पलटी और वो पीछे हो गए, और ऐसा लग रहा है कि अब वो शायद आगे नहीं आ पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, और वो मुकेश टटवाल ही चुनाव जीतेंगे।
उज्जैन का समीकरण के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, उज्जैन में क्या खास बात है जिसकी वजह से देखिए इस पूरे प्रदेश में अभी इस आज के जो परिणाम है उसमें सबसे ज़्यादा चौंका रहा है, मुझे उज्जैन चौंका रहा है। क्योंकि ये तो मुझे लग रहा था कि 5-10 हज़ार की वोट होगी, हार जीत होगी, और उसमें भी एडवांटेज हम लोग महेश परमार को दे रहे थे। और टटवाल को मेरे ख्याल से 100 में से 50 लोगों ने, हम लोगों ने जो बाहर के लोग हैं उज्जैन के, उन्होंने उसका नाम भी नहीं सुना था। मुकेश टटवाल का, एक नए कार्यकर्ता को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन वही बात है कि भाजपा जब अपने कार्यकर्ता को लेकर आती है तो पुष्यमित्र भार्गव के बारे में भी आप देखिए कि इस चीज़ का श्रेय हमको प्रत्याशियों की छवि के को भी देना पड़ेगा। संगठन के अलावा जो संगठन ने प्रत्याशियों को छांटा है, चाहे वो इंदौर में पुष्यमित्र भार्गव हो या मुकेश टटवाल उज्जैन में हो, उन प्रत्याशियों की अपनी छवि भी इसके पीछे काम कर रही थी। आपने पूरे चुनाव में देखा होगा, न पुष्यमित्र भार्गव ने एक भी शब्द बिलो द बेल्ट बोला, न मुकेश टटवाल ने बोला, जबकि संजय शुक्ला और महेश परमार लगातार बहुत ऑफेंसिव कैंपेन कर रहे थे। कई बार वो इतने आक्रामक शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे कि वो मर्यादा से नीचे भी जा रहा था। लेकिन इन दोनों प्रत्याशियों ने ये बहुत उन दोनों को श्रेय जाना चाहिए कि उन्होंने कभी भी अपने जुबान को मर्यादा से नीचे नहीं जाने दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें उज्जैन में खास करके जो जिस तरह से आखिर में संगठन लगा है, भाजपा का संगठन जिस तरह से प्रभावी रूप से लगा है, और आप जानते हैं कि प्रतीक जी उज्जैन में परंपरागत रूप से आरएसएस का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड वाला इलाका है, शुरू से रहा है। तो आरएसएस बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि ये चुनाव हारे, क्योंकि संगठन में जो परिषद में उनके सारे अधिकांश पार्षद उनके जीत कर आ रहे हैं। तो ये ज़रूर था कि मुकेश टटवाल अपेक्षाकृत रूप से महेश परमार के मुकाबले कम सक्रिय थे, कम वजनदार थे, फिर भी पार्टी ने, संगठन ने और एक अच्छी छवि ने उनको जीत के बहुत करीब ला दिया है। सागर की जीत के बारे में अगर प्रवीण जी आपसे बात करूं, सागर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, कांग्रेस को 4 या 5 पार्षद ही कांग्रेस जीत पा रही है, और जबकि उसकी जो कैंडिडेट थी वो जैन बहुल सागर है, जैन मतदाता ज़्यादा, उसके बाद जैन कैंडिडेट थी, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बहू थी, सिटिंग विधायक उनकी बहू थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जीतना और इस बहुमत से जीतना, क्या बुंदेलखंड जो है वो पूरी तरह से, बुंदेलखंड में आप देखें तो ओरछा में या उसमें टीकमगढ़ में, छतरपुर में, रहली में, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो बुंदेलखंड का पूरा सपोर्ट इस वक्त बीजेपी के साथ है। देखिए, यदि आप मालवा में इंदौर को भाजपा का गढ़ कहते हैं तो बुंदेलखंड में वो सागर कहलाता है गढ़ इस बीजेपी का। अब आप वहाँ से गोविंद राजपूत के ऊपर प्रेशर था, वहाँ भूपेंद्र सिंह के ऊपर प्रेशर था, और साथ ही साथ शैलेंद्र जैन के ऊपर प्रेशर था, गोपाल भार्गव भी वहीं के हैं, गोपाल भार्गव वहाँ से। तो ये चारों की चारों लोगों का जो सांगठनिक रूप से महत्व है, आप देख रहे हैं कि लगातार गोपाल भार्गव के बेटे के भी नाम आपने बीच में चर्चा में आया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, और भूपेंद्र सिंह जी भी किसी को लड़ना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद एक अलग से सिलेक्ट किया पार्टी ने, एक अलग कैंडिडेट को किया। लेकिन चारों लोगों ने अपने अपने दम से पूरा दम लगाया है, और आज सागर ही नहीं, आप बाकी जगहों में भी देखेंगे तो पाएंगे कि भाजपा का संगठन बहुत तेज़ी से मजबूत हो रहा है। प्रहलाद पटेल की भूमिका को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने प्रहलाद पटेल को मजबूत किया है, और प्रहलाद पटेल को एक लंबी तैयारी के साथ नरेंद्र मोदी तैयार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में वो आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उनको आप देखें। दमोह में जरूर जयंत मलैया के बच्चे ने बगावत कर दी और उसने टीम सिद्धार्थ मलैया बनाई है जी, और उनने हर वार्ड से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दमोह की हम खबरों का इंतजार कर रहे हैं कि टीम सिद्धार्थ मलैया के कितने लोग जीते हैं या दमोह में क्या स्थिति रही है। अभी सूचना वहाँ से अभी आई नहीं, शायद हो सकता है गणना उसकी 20 तारीख को हो। लेकिन दमोह के अलावा दमोह में जो झगड़ा है वो जयंत मलैया और प्रहलाद पटेल का है, राहुल लोधी का और झगड़ा जयंत मलैया के साथ है। तो वहाँ एक वो अलग समीकरण बन रहा है। केवल प्रहलाद पटेल या राहुल लोधी के साथ झगड़ा नहीं है, भाजपा संगठन से भी झगड़ा है, एक तरह से उनका है जयंत मलैया का। और जयंत मलैया के लड़के ने वाकई में मेहनत भी की थी और उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा है। मेरा बहुत ध्यान नहीं गया है कि आज के क्या रिजल्ट रहे हैं, उनका क्या ट्रेंड रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि एक ज़मीन से जुड़े आदमी ने जो अपने खुद के दम पर वार्ड भी लड़ाए हैं तो वो कितना लेकर आए। क्योंकि सिंगरौली में जब आप ये काम कर सकती है तो जयंत मलैया का इतना जनाधार रहा है
कि जयंत मलैया और उनका लड़का मिलकर ये काम कर सकते थे। जेपी मूलचंदानी, बीडी शर्मा जी का ताजा बयान है, उन्होंने कहा कि ग्वालियर और जबलपुर के पर हम समीक्षा करेंगे। कहीं ना कहीं इस जीत के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में चिंता दिखाई दे रही है ग्वालियर और जबलपुर को लेकर। वो कहते हैं ना कि गम बुढ़िया के मरने का नहीं है, गम इस बात का है कि मौत ने घर देख लिया। मौत ने घर, बिल्कुल निश्चित रूप से प्रतीक जी आपकी बात बिल्कुल सही है। और भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है कि जो जीते हैं वो तो जीते हैं, परंतु जो हारे हैं उस पर पूर्ण रूप से गंभीरता से समीक्षा होना चाहिए। क्योंकि मैंने जिस प्रकार आपको बताया कि हमें वहाँ कमियां देखना पड़ेगी कि हमसे क्या कमी हो गई या हमसे क्या भूल हो गई। अगर उस भूल को और कमी को सुधारेंगे तो ही हम उसको आगे ठीक कर पाएंगे। हमारा आचरण कांग्रेस जैसा नहीं है कि हमारी भूल को हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है, हमें नीचे की तरफ नहीं जाना है। निश्चित रूप से जो छिंदवाड़ा और जबलपुर के परिणाम मिले हैं, निश्चित रूप से उस पर गंभीर चिंतन भी होगा और आप देखेंगे कि जो कमियां हैं, जो भूलें हुई होगी, उसमें सुधार भी होगा। क्योंकि पहले हमारा लक्ष्य था नगर निगम चुनाव, अब हमारा लक्ष्य विधानसभा चुनाव 2023। जिस प्रकार मेरी बहन ने ये कहा कि ये लोग ले गए हमारे विधायक, तो हम ले नहीं गए, वो आए हैं। दूसरी बात, वो क्यों आए हैं वो भी आपको मालूम है कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको चलो 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 करके टाइम भी नहीं देते थे। तो वो दुखी हो गए, तो वो चले गए हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए चले गए। उसका परिणाम हम सबने मिलकर देखा है। तो निश्चित रूप से जो हमारी संगठन की ये जो जीत ऐतिहासिक हो रही है, हमें उसकी पूर्ण रूप से खुशी है, परंतु जहां पर हमसे चूक हुई है उस पर हमारा चिंतन बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम उस चीज़ को सुधार भी करेंगे। अच्छा जी, आपके यहाँ भी कोई इसी आत्मचिंतन, आत्ममंथन का दौर चलेगा? क्योंकि 2-3 आप खाता खुल गया है, अगर इस बात से आप मुतमईन हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाएंगी, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन खाता बढ़े भी सही, इस पर भी ध्यान देना होगा। देखिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात पे ध्यान दिया जाएगा कि जहां हम जीते हैं तो क्यों जीते हैं। यदि दमोह की जीत जो थी, हमारी टंडन वाली जो विधायक जो जीते थे, उस जीत से हमने देखा था कि संगठन किस तरह से हमारा ज़मीन पे काम करा। चाहे वो हम लोग सतना की जो एक सीट हम लोग जीते थे विधायक की, वो सीट पे हमने देखा जहाँ जहाँ हम संगठन ने बिल्कुल बारीकी से काम करा। तो अब हमारा गणित जो है पूरे विधानसभा पे है 2023 के बाद सिर्फ वही चुनाव है, और वो चुनाव बहुत माइन्यूटली देखना है। तो ये देखा जाएगा कि कहाँ पर हमारी जो कमियां हैं, कहाँ पर हमारे विधायक कमज़ोर हैं, या कहाँ हमारा संगठन अच्छा है, कहाँ अच्छा नहीं है। उस चीज़ पर पूरी बारीकी से गौर की जाएगी और संगठन की मजबूती के लिए काम किया जाएगा। और अभी से रणनीति तय की जा रही है कि कहाँ पर किस किस को कहाँ लड़ाया जाए। वो चीज़ भी बनना, कमलनाथ जी के सर्वे जो है वो चालू हो चुका है। और यदि आज आप देखें, यदि आज 11 सीट के रिजल्ट में यदि 3 कांग्रेस है, 1 आप है और बाकी भाजपा है, अभी तक पूरी भाजपा थी, तो भाजपा को 4 का अभी आज की तारीख में लॉस है। डेट हो गया। हाँ, हो गया। तो आप समझिए ऐसी स्थिति में जहाँ ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त, तो वहाँ हम लोग यदि 4 मेयर आ रहे हैं तो हम खुश नहीं हैं। अभी तो 2 ही डिक्लेयर हुए हैं अभी, लेकिन वो बढ़त में है। हाँ, नहीं परंतु हैं। अब आपको कांग्रेस हम की ऐसे ओर खुश जोड़िए। नहीं हैं। 3 डिक्लेयर हो गए। एक्चुअली कांग्रेस जबलपुर, सिंगरौली पर कांग्रेस की बात यही है कि वो अन्य को भी खुद के खाते में ही जोड़ लेती है। नहीं, अन्य नहीं, आप बोला, मैंने आपका पार्टी का बोला। मतलब हाँ, आपने यदि आप आपके भी मध्य अन्य। प्रदेश में, तो ये आपके लिए भी खतरा है, ये भाजपा के लिए भी खतरा है। यदि आपने फिलहाल तो अर्चना जी, मुझे आपको एक सलाह देनी चाहिए, और बिन मांगी सलाह दे रहा हूँ, कमलनाथ जी को भी दे रहा हूँ, कि आप जबलपुर और ग्वालियर के मेयर को बचा के रखिए। क्योंकि दोनों ही जगह भाजपा के पार्षद, सुनिए गंभीर सुनिए, दोनों ही जगह भाजपा के पार्षद ज़्यादा जीत रहे हैं। हाँ, परिषद भाजपा की बन रही है, जबलपुर में भी और ग्वालियर में भी। तो सबसे ज़्यादा खतरा तो आपको अपने जो जीते हुए उम्मीदवार हैं ग्वालियर और जबलपुर में, उनको बचाए रखने का है। और यही खतरा, ये खतरा अरविंद केजरीवाल के लिए भी है। यही खतरा सिंगरौली पर भी। मैं आपकी बात को इसलिए समझ रही वहाँ हूँ, भी बहुमत बीजेपी का आ रहा है। नहीं, मैं तो आप इनकी- देखिए कि किस तरह से नहीं, मैं बात इनकी इसलिए समझी कि अभी खातेगांव का वहाँ पर है, तो एक कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट नहीं मिली थी पार्षद की, उसने निर्दलीय लड़ा। वो जैसे ही जीता, भाजपा के व्यक्ति ने उसको दुपट्टा पहना दिया। 1 मिनट भी नहीं लगाया, मैंने उससे पूछा भी नहीं। और फिर उनका फ़ोन आया कि दीदी मेरे को तो भाजपा कर लिया है। मतलब आप इतने जल्दी उस चीज़ को कर रहे हैं, तो कांग्रेस को भी हम इस सब चीज़ पे बहुत बिंदुवार और एकदम माइन्यूटली धन्यवाद दीजिए प्रवीण जी को कि उन्होंने आपको बिन मांगे सलाह दी, कमलनाथ जी को। और ये बिल्कुल प्रवीण शर्मा जी ने बहुत ही सही पॉइंट उठाया है, क्योंकि जब परिषद अगर भाजपा की बन जाएगी तो महापौर की मजबूरी होगी कि उस परिषद को साथ लेकर काम चले। और ऐसे में ये निश्चित रूप से नए नवेले दुल्हने हैं जो महापौर, उन पर मजे हुए जमींदार जो होते हैं वो डोरे डाल सकते हैं। तो आपकी सलाह बिल्कुल वास्तव में राजनीतिक रूप से बहुत सही सलाह है।
और कांग्रेस के लिए एक ये भी चुनौती है कि वो अपने निर्वाचित महापौरों को बनाए रखे, बचाए रखे, क्योंकि हम गोवा देख रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, हम उत्तराखंड देख रहे हैं, तो और अभी हाल ही में हमने महाराष्ट्र देखा है, कर्नाटक और तेलंगाना में भी हो रहा है। तो ये बदली हुई भाजपा है या अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भाजपा है, या आडवाणी जी और अटल जी की भाजपा नहीं है? नहीं, और 24/7 काम करने वाली भाजपा है। आज कांग्रेस 2 कदम उठाने की सोच रही, बीजेपी 20 कदम उठाती है। तो ये तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वैसे ही पीछे चल रहे हैं। तो कांग्रेस को अब एक जेट युग में जाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, प्रवीण जी आपका, अर्चना जी आपका, जयपी मूलचंदानी आपका। आप आए स्टूडियो में हमारे दर्शकों से बात की। अभी एक लेंगे ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।